हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डीबीएस कॉलेज कानपुर। आज एमए सेमेस्टर सेकंड के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात आती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो अगर हमको किसी भी चीज को समझना है तो पहले वर्ड्स पे जाना होगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। पब्लिक मीन्स द पीपल और एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजमेंट। अगर हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मैनेजिंग पब्लिक सर्विसेज. It was firstly started in America and made up of two words. Public means people and the administration means the management. अर्थात अगर कहा जाए तो लोक प्रशासन एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करती है और जनता को आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। इसका आरंभ सबसे पहले अमेरिका में हुआ और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पब्लिक मीन्स पीपल अर्थात लोग और एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात मैनेजमेंट। अब प्रशासन का अर्थ तो होता है प्रबंधन या संचालन करना, और अगर हम लोग प्रशासन को डिफाइन करें तो ये कहेंगे कि एक ऐसा शासन जो कि अच्छे ढंग से किया जाए उसको प्रशासन कहते हैं, और अगर शासन अच्छे ढंग से नहीं किया जाता तो वो क्या कहलाता है? कुशासन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वह कार्य जो कि जनता के हित में सरकार करती है यानी हमारा प्रशासन करता है, उन सभी कार्यों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन जो कि किसके लिए काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए कार्य कर रहा है। अब बात आती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक भी जुड़ा है और एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ा हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना। तो सबसे पहले जो चीज आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत व्यापक शब्द है। इट इज ब्रॉड इन नेचर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज नैरो इन नेचर। ये एक बहुत संकीर्ण शब्द है। दूसरी बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। इससे मतलब नहीं है कि वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जबकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही उसका यूज किया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है it applies to private and the public services, whereas public administration used only in the government sector. यानी जैसे हमने पहले भी बोला, क्योंकि ये ब्रॉड कंसेप्ट है तो ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक सेक्टर में ही यूज होगी, ये प्राइवेट सेक्टर में ही यूज होगी। ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर में यूज होगी। और जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक नैरो कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ जनता से है। तो ये कहाँ यूज होगी? सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होगी। अब इसके अलावा क्या डिफरेंस होता है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ फोकस करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कॉलेज है तो यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन है, आप स्कूल में पढ़ते थे वो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन था। और अगर हम देखें तो जैसे अस्पताल है या कोई भी जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का सबसे जो मेन पॉइंट होगा वो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी ये एडमिनिस्ट्रेशन एक व्यापक शब्द है क्योंकि एक सारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सिर्फ गवर्नमेंट के वर्क से रिलेटेड हो, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे है? गवर्नमेंट सेक्टर से है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी और प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में लेंगे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? इसका कंसेप्ट पब्लिक वेलफेयर यानी जनता के हित के लिए होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे एक प्राइवेट शब्द का इस्तेमाल किया,
तो देखिए, लोक प्रशासन जनता के हित के लिए काम कर रहा है। अब यहीं पे आपने एक कंसेप्ट भी सुनी होगी, निजी प्रशासन। तो प्रशासन तो वो भी है, वो निजी है, लेकिन वो किसके लिए काम कर रहा है? वो अपने हित के लिए काम कर रहा है। तो अपने हित के लिए काम करेगा तो उसकी तय बात है क्या है कि उसमें प्रॉफिट मेन होगा। और जब जनता के हित के लिए काम करेगा तो क्या होगा? उसमें प्रॉफिट मेन नहीं होगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या सबसे मेन बात आती है? गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे मेन बात ये आती है कि गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ जनता के हित के लिए ही काम करता है। अब इसके बाद डेफिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। डेफिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। कोई इसका संकीर्ण रूप रहता है तो कोई उसका व्यापक दृष्टिकोण लेता है। सबसे पहले जो एल.डी. वाइट हैं वो क्या कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ all those operation having for their purpose the fulfillment or enforcement of the public policy। यानी क्या कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना या लागू करना होता है। जब हम लोग, इस बार आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमको मेन थिंकर्स की डेफिनेशन को खूब अच्छे से लर्न करना है। तो पहली बात, एल.डी. वाइट साहब क्या कहते हैं? एल.डी. वाइट कहते हैं कि इनमें हम उन सभी कार्यों को सम्मिलित करेंगे जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना या लागू करना होगा। जो दूसरे थिंकर हैं हमारे, वो आते हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड द सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ द पब्लिक लॉज। यानी क्या कि कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। क्या है? वो ही लोक प्रशासन है। तो यहाँ पर इन्होंने लोक प्रशासन को किससे जोड़ दिया? कानून को क्रियान्वित करने से जोड़ दिया। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है वो हर्बर्ट साइमन की आती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं और इन्होंने निर्णय निर्माण का सिद्धांत भी दिया है। ये कहते हैं कि बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is mean in common uses the activities of the executive branches of the national, state and local government। यानी क्या कि अगर साधारण रूप में हम लोक प्रशासन शब्द को समझें तो लोक प्रशासन क्या है? सिर्फ राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रियाओं से। यानी क्या है? यहाँ पर उन्होंने लोक प्रशासन का जो दृष्टिकोण लिया वो उनका दृष्टिकोण व्यापक नहीं था। उनका दृष्टिकोण कैसा था? उनका दृष्टिकोण संकुचित था। अब आते हैं हम लोग, मैंने अभी आपसे बोला यानी लोक प्रशासन में दो शब्द, जैसे मैंने बोला अभी पहले कि लोक प्रशासन में दो दृष्टिकोण, मैंने बार बार बोला, एक व्यापक दृष्टिकोण, एक संकीर्ण दृष्टिकोण। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो स्कोप यानी इट मीन्स द एरिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेल अस व्हाट सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन इट। मतलब क्या है? स्कोप एक बहुत व्यापक शब्द है जो ये बताता है कि इसमें हम किन किन चीजों को, किन किन एक्टिविटीज को ले सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? जैसे पता होगा कि हम लोग पहले पॉलिटिकल साइंस का ये एक पार्ट के रूप में पढ़ा जाता है, एक पेपर के रूप में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली धीरे धीरे करके इसने अपने को डेवलप किया एज ए सब्जेक्ट। मिन्नोबुक सम्मेलन, बहुत सारे सम्मेलन ऐसे हुए जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई। आज आप लोग देखोगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए कराया जाता है। फिर क्या रीजन रहा ऐसा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से अलग होकर के उसने अपनी एक पहचान बनाई? इसका मेन रीजन ये था कि जो राजनीति विज्ञान, जिसको हम लोग मास्टर ऑफ साइंस भी कहते हैं, उसका काम था राज्य की नीति बनाना।
और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, जो कि नीतियों को क्रियान्वित करता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टूल्स और हम कहेंगे इनके थिंकर्स का योगदान था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक विषय के रूप में डेवलप हो पाया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंस की बात हम लोग कर रहे थे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज में हेल्प करता है? इन अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट फंक्शन। अगर हमको गवर्नमेंट का फंक्शन समझना है तो किसके द्वारा समझेंगे? क्या चीज होगी वो निश्चित रूप से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी से ही हम लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, जो कि सबसे मेन पार्ट है। देखिए, कहा जा रहा है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, अब ये पॉलिसी तो किसके लिए बन रही है? जनता के लिए बन रही है। तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही बेहतर ढंग से कर सकता है, क्योंकि वो जनता के हित के साथ जुड़ा हुआ है। उसका जो मेन मोटिव ही पब्लिक का वेलफेयर करना है। इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी इस बात को डिफाइन करता है, इट प्रमोट द पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट, सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जब पब्लिक का वेलफेयर होगा, लोगों का कल्याण होगा, तो निश्चित रूप से सोसाइटी का भी कल्याण होगा। अब आते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है, उसको हम लोगों ने 4 व्यूज में बांटा है। ये कौन कौन से व्यूज हैं? जैसे हम लोग पहले भी बोल रहे थे, मैंने जब डेफिनेशन बताई तो मैंने आप लोगों से कहा कि मैं 2 चीजों पे जोर दे रही हूँ कि लोक प्रशासन को विचारकों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। जैसे कोई उसका व्यापक दृष्टिकोण लेता है तो कोई उसका संकुचित दृष्टिकोण लेता है। तो व्यापक दृष्टिकोण, सबसे पहला दृष्टिकोण है, वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस व्यू क्या है? ब्रॉड, यानी व्यापक है तो भाई इसमें बहुत सारी चीजें अपना आप ही इन्वॉल्व होंगी। अकॉर्डिंग टू दिस व्यूज, public administration covers all branches of government, legislature, executive and judiciary। तो यानी व्यापक दृष्टिकोण क्या मानता है? व्यापक दृष्टिकोण के जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के 3 अंग, ये सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जो लेजिस्लेचर है उसका काम क्या है? लॉ बनाना। लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर बनाएगा। एग्जीक्यूटिव, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? इंप्लीमेंट कौन करेगा? निश्चित रूप से वो कौन होगा? एग्जीक्यूटिव होगा। और लॉ का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो कौन करेगा? वो हमारी न्यायपालिका करेगी। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत जब सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है तो वो कौन सा व्यू कहलाता है? वो ब्रॉड व्यू कहलाता है। तो इस ब्रॉड व्यू में हम लोग क्या क्या शामिल करेंगे? तय बात है, पॉलिसी मेकिंग, भाई पॉलिसी किस तरह से बन रही है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, और पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी कौन कौन सी हो रही है। अर्थात इसके अंतर्गत लोक प्रशासन के क्षेत्र में वह सभी कार्यकलाप आ जाते हैं जिनका प्रयोजन क्या होता है? लोक नीति को पूरा करना है। इसके जो प्रमुख विचारक हैं, जो प्रमुख फिलोसफर हैं, हमारे प्रमुख सपोर्टर हैं इस थ्योरी के, वो कौन कौन से हैं? एल डी वाइट साहब हैं, विलोबी हैं, मार्क्स हैं और नेग्रो हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा दृष्टिकोण आता है तो ये समझ में आया, इसमें क्या है? इसमें इन तीनों का ही रोल है। ब्रॉड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कि ये इन सब चीजों को अपने अंदर समाहित कर रहा है, इन सब के कार्यों को अपने अंदर समाहित कर रहा है। जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा नैरो व्यू। ये व्यू क्या कहता है? संकुचित है, तो यानी कार्यकलाप जो होंगे वो निश्चित रूप से कम ही होंगे, नैरो होंगे, संकुचित होंगे। तो ये जो दृष्टिकोण है वो क्या मानता है? दिस व्यू लिमिट्स द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या? दैट इज ओनली द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ एंड पॉलिसीज। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो इसका संबंध किससे है? केवल सरकार की, शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से ही है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है?
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, यानी पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और ये किससे संबंधित है, तय बात है किससे संबंधित होगी, कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, इसी से संबंधित भी होगी, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी पर भी जोर दिया जाता है। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो लूथर गुलिक साहब हैं और हर्बर्ट साइमन है। हर्बर्ट साइमन बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारक है, और आप लोगों को कहीं भी इनकी कोई डेफिनेशन मिले तो आप लोग याद कर लें। तो संकुचित दृष्टिकोण को अगर हम लोग माने तो इसका संबंध केवल किससे है, शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है, और ये उन्हीं के कार्यों को समाहित करती है। लूथर गुलिक और साइमन इसके प्रमुख विचारक हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण आ रहा है वो हमारा है कौन सा दृष्टिकोण, पोस्ट कार्प दृष्टिकोण। पोस्ट कार्प, POST-CORP, इसको हम लोगों को ऐसे ही याद करना है, इसी सीरियल में याद करना है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है पोस्ट कार्प की, ये किसने दिया, इट वॉज गिवन बाय द लूथर गुलिक। लूथर गुलिक साहब ने इनको दिया। इट प्रोवाइड ए क्लियर फ्रेमवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, इससे पता लगता है कि एक जो प्रशासनिक कार्य है उसको किस तरह से एक क्लियर फ्रेमवर्क में किया जाए, जिससे हेल्प्स इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, जिससे जो मैनेजमेंट है अच्छे ढंग से कार्य कर पाए और गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसको समझा जा सके। पोस्ट का अंग्रेजी के 7 अक्षरों से मिलकर बना है, और हम लोगों को वो 7 अक्षर एज इट इज याद करने हो, चाहे हिंदी मीडियम में याद करें या इंग्लिश मीडियम में याद करें, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए POST-CORP, यानी P अर्थात प्लानिंग। प्लानिंग क्या है कि सबसे पहले क्या है कि योजना बनाई जाएगी, डिसाइडिंग गोल्स एंड मेकिंग प्लान्स टू अचीव देम। पहले क्या होता है कि योजना बनाई जाती है, और योजना बना यानी एक रूपरेखा का निर्माण किया जाता है कि किस तरीके से कार्य को किया जाए, और कार्य को क्या करने के लिए हमको एक प्लान तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो सक्सेस पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, योजना बनाना। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनानी अत्यंत आवश्यक है। एंड देन O is ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि संगठन। अब संगठन से क्या तात्पर्य है, संगठन से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से प्रशासन के कार्यों का विभाजन इस तरह से किया जाए कि समस्त कार्य, कोई भी कार्य हो, उनको उचित ढंग से किया जा सके, चाहे वो संगठन के सिद्धांत बनाना हो या फिर कार्यों का बंटवारा करना, डिवीजन, अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क इन ए प्रॉपर स्ट्रक्चर, यानी हमको अरेंज करने हैं रिसोर्सेज और किस तरह से एक प्रॉपर तरीके से काम करें कि हम कार्य को अच्छे ढंग से काम कर पाए। अगर कार्य अच्छे ढंग से काम करेगा तो क्या होगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे ढंग से काम करेगा। अब सबसे नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो होता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना। निश्चित रूप से भाई सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कैसे पॉइंट है, क्योंकि यदि किसी भी अच्छी योजना और अच्छे संगठन को बनाए रखना है तो उसका संपूर्ण दायित्व किसका होगा, वहां के कर्मचारियों को ही होगा। अगर स्टाफ अच्छा होगा तो क्या होगा, बेटर मैनेजमेंट होगा। तो रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज, यानी हमको रिक्रूट करना है, यानी हमको जो लोग जो भी कर्मचारी हैं हमको उनको लेना है, उनको सेलेक्ट करना है और अच्छे ढंग से करना है। हमको भर्ती करनी है, चयन करना है, उनका प्रशिक्षण भी करना है कि हमको किस तरह से हम उनको बेटर कर पाए। अब नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। अगर किसी को डायरेक्शन गलत है तो निश्चित रूप से क्या होता है, वो मैनेजमेंट अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो डायरेक्टिंग का मेन काम क्या है, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज, यानी क्या करना है डायरेक्टिव में, लोक प्रशासन का जो कार्य है वो प्रशासन संबंधी कार्यों का विश्लेषण करके निर्णय लेना और फिर निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को निर्देश देना।
यानी अगर कर्मचारियों को सही ढंग से निर्देश नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मैनेजमेंट फ्लॉप हो जाएगा। इसी से जुड़ी हुई हमारी आगे भी एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है, संगठन में आदेश की एकता और नियंत्रण का क्षेत्र, पद सोपान, ये सब चीजें डायरेक्टिंग से रिलेट हैं। अगर किसी भी संगठन को अच्छे ढंग से चलाना है तो डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय स्थापित करना, मेंटेनिंग हार्मोनी अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। एक कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही टिपिकल शब्द है। जनरली क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन और हेल्प यानी सहायता और समन्वय दोनों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन हर एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये होती है कि हर समन्वय में सहयोग जरूरी है, आवश्यक है, उसका एक नेसेसरी एलिमेंट है, लेकिन हर सहयोग में समन्वय हो ये जरूरी नहीं है। अब समन्वय को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या कहेंगे कि प्रशासन के विभिन्न कार्यों में तालमेल स्थापित करना जिससे कुशलता पूर्वक कार्य हो सके। यानी क्या है कि हमको कार्यों में समन्वय इस तरीके से स्थापित करना है कि सब लोग अपना काम भी करें, किसी के काम में दोहराव नहीं हो, रिपीटिशन नहीं हो। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि दो व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो कि दोनों का ही काम बने और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा एम है, उसको हम पा सके। खाली सहयोग करना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन देना, कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मिंग हायर अथॉरिटीज। जो प्रतिवेदन देना है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर देखा जाए तो प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और जनता की लोक नीति को पूरा करना प्रशासन का एक मुख्य लक्ष्य होता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रशासन का वो यही है कि वो जनता के जो नीतियां हैं, जो जनता के हित के लिए बनाई गई हैं, उनको पूरा करे, अर्थात जनता के लिए समर्पित है प्रशासन। तो प्रशासकीय कार्यों से जितनी भी प्रगति हुई है उनकी सूचनाएं लोगों को प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है, संगठन उत्तरदायी है। तो रिपोर्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा बजटिंग। बजटिंग सीधी सी बात है भाई, मैनेजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जितनी इनकम हुई और जितना खर्चा हुआ, अब उसको कौन देखेगा, बजट। बजट ही तो उसके लिए उत्तरदायी होगा। हमको एक बजट बनाना पड़ेगा कि जो कि इनकम को भी मैनेज करे और एक्सपेंडिचर को भी मैनेज करे। अगर देखा जाए तो प्रशासन के लिए वित्त एक प्राण है, एक तरीके से उसका एक नेसेसरी एलिमेंट है। और कौटिल्य ने भी एक बात कही थी, आप लोग सभी कौटिल्य के नाम से परिचित होंगे, कि जितने भी सारे उद्यम यानी जितने व्यवसाय हैं वो सिर्फ किस पर निर्भर करते हैं, वित्त के पर निर्भर करते हैं। तो यदि वित्त नहीं होगा तो क्या होगा, प्रशासन का सारा कार्य क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। अब जो हम लोगों ने ये पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण पढ़ा, इसको स्वीकार नहीं किया जाता है, कुछ क्रिटिसिज्म है, हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि स्वीकार ना करने वाली सारी बातें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि प्रैक्टिकल लेवल पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। और जब भी संगठन बनता है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो जो क्रिटिसिज्म है इसकी वो मेनली ये है कि टू मच फोकस ऑन द मैनेजमेंट टेक्निक्स, मशीनी अवधारणा है, मतलब मशीन मैनेजमेंट की टेक्निक पर ज़्यादा जोर दे रही है। अब तय बात है कि जब मैनेजमेंट की टेक्निक पर ज़्यादा जोर देगी, मशीनिस्टिक टेक्निक होगी, तो क्या होगा, इग्नोर सोशल एंड द ह्यूमन एस्पेक्ट्स, यानी सामाजिक और मानवीय पहलुओं से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको ये इग्नोर करती है। इट कैन नॉट बी अप्लाई इन ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इनको सारे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि पोस्ट कार्ड बिल्कुल ही बेकार है। पोस्ट कार्ड एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसने दी, लूथर गुलिक ने दी,
और एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, तो इसको पढ़ के अच्छे से जाना है। और इसी सीरियल में हमको P फॉर प्लानिंग, पोस्ट कार्ड, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिव, CO मीन्स कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग, इन सबको ध्यान में रखकर हमको जाना है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट है वो क्या है भाई, हमारा वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, जिसको आइडियल अप्रोच कहा जाता है, आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है, और ये सबसे ज्यादा स्वीकार करने योग्य है। ये मेनली फोकस किस पर करता है, पब्लिक वेलफेयर पर करता है। इसका मेन फोकस किस पे है, क्योंकि इसका नाम ही लोक कल्याणकारी है, तो इसका मेन फोकस किस पे होगा, जनता के कल्याण पर होगा। डू नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये राज्य और प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानता। इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट एज ए सर्विस प्रोवाइडर, नॉट जस्ट ए कंट्रोलर। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर रहा चीजों को। देखिए, क्योंकि लोक कल्याण है, तो यहाँ पर जो प्रशासन है वो जनता का सेवक है, जनता का स्वामी नहीं है। तो हम लोगों की कंसेप्ट पहले से है। तो यानी लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण में जो सबसे मेन बात है वो क्या है कि इस दृष्टिकोण को एक आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। और इस दृष्टिकोण का मानना सबसे पहले यह है कि राज्य और प्रशासन के बीच में कोई भी अंतर नहीं करते। सबसे ज्यादा स्वीकार इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्तमान युग कैसा है, लोक कल्याणकारी है। जब लोक कल्याणकारी है तो लक्ष्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ जनता का हित। तो यानी ये जो दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन को जनता के हित में किए जाने वाले सारे कार्यों की ओर प्रमोट करता है, उसको एक तरीके से दिशा निर्देश देता है या उसके फेवर में बात करता है। इस मत को जो स्वीकार किया वो एल.डी. वाइट साहब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, एल.डी. वाइट हो गए, हर्बर्ट साइमन हो गए, लूथर गुलिक हो गए, इन सब की जो भी डेफिनेशन आपको मिले आप लोग याद करते चलेंगे। तो एल.डी. वाइट जी इनके प्रमुख समर्थक थे। और जो लोक कल्याण दृष्टिकोण है इसको स्वीकार किया जाता है। लोक प्रशासन को अच्छी जिंदगी जीने के लिए अगर कोई बनाता है तो यही दृष्टिकोण है, क्योंकि यह दृष्टिकोण सीधे किससे जुड़ा हुआ है, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो यानी आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी कि सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मेन कंसेप्ट, क्या मेन कंसेप्ट है, किसके लिए अस्तित्व में आया, जनता के हित के लिए अस्तित्व में आया। दूसरी बात कि इसका स्कोप जो हमने पढ़ा, ब्रॉड, नैरो, पोस्ट कार्ड और वेलफेयर अप्रोच हमने पढ़ी। तो ब्रॉड व्यू क्या था कि एक व्यापक दृष्टिकोण था जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका इन सबको इंक्लूड कर लिया गया। जबकि नैरो दृष्टिकोण में क्या किया, क्योंकि संकुचित है तो केवल कार्यपालिका शाखा को ही इसमें इंक्लूड किया गया। पोस्ट कार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, लूथर गुलिक ने दिया। और किससे मिलकर बना है, अंग्रेजी के 7 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसको हम लोगों को एज इट इज याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है। हालांकि कुछ चीजें उसकी क्रिटिसिज्म के तौर पे कही जाती है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है। और सबसे लास्ट में जो हम लोगों का आया, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी भी है, वो क्या था, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक पीपल व्यू, यानी जनता के हित के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो क्या है, वो लोक प्रशासन ही है। लोक प्रशासन जिसमें जो सर्वोपरि है वो जनता का हित है। इसको एक आइडियल अप्रोच भी माना जाता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल है, पब्लिक वेलफेयर पे कंसंट्रेट करती है, कोई डिफरेंस नहीं मानती स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मानती है, सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में मानती है, सेवक के रूप में मानती है, स्वामी के रूप में नहीं मानती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, एक सिंपल सी कंसेप्ट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, हमने बीच में जिक्र भी किया कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जनता का हित सर्वोपरि नहीं होता, बल्कि क्या है
कि जो नागरिक का हित का सर्वोपरि ना होकर के वो अपने निजी हित के लिए काम करते हैं। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अपने निजी हित के लिए काम नहीं करता, वो जनता के हित के लिए काम करता है। इसके अलावा एक कंसेप्ट और आती है हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि लोक प्रशासन एक कला है या विज्ञान है। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, संगठन के सिद्धांत हैं। अभी इनको अच्छे से याद कर करके हम लोग नेक्स्ट उस पे जाएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। धन्यवाद।